बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। अभी शॉर्ट में आपने मुलाहिजा किया कि मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि हम किसी से भी सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद नहीं करेंगे और पंजाब में तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। जबकि जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लेकर पिछले ही दिनों ख्वाजा आसिफ साहब का एक कॉमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है और इस पर गौर किया जा सकता है, यानी बकौल उनके ये खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर पहले जो शुजाबाद में मरियम नवाज साहिबा का जलसा था और उनकी जो तकरीर थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया जब ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कि जिसके जहाज़ में बनी थी उसके जहाज़ में ही वो बंदे चले गए और उसके जहाज़ में ही वो पार्टी जो है वो वापस चली गई, टूट गई। यानी जहांगीर तरीन साहब उस वक्त भी पीटीआई के लिए लोगों को तोड़ तोड़ कर लाते थे और अब वो तमाम लोग वापस जहांगीर तरीन साहब की जमात में शामिल हो चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक हफ्ते के विजिट के लिए यूके जा चुके हैं, बरतानिया में है, और जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि उनकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी। अब जब हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PMLN को सामने रखते हैं तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी आपको कुछ ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो कि इस मौजूदा हुकूमत PDM के में शामिल हैं और मुशीर हैं और काबीना का हिस्सा हैं। सो इसको एक ज़ैली जमात के तौर पे बहुत सारे लोग ट्रीट करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस तासुर के साथ कि ये PDM के साथ शामिल है, ये इलेक्शंस में कैसे जाएंगे, ये PDM की परफॉर्मेंस पर कैसे बात करेंगे। PTI को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पर भी रख दे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसके वोट बैंक को ज्यादा मुतासिर करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितनी नुकसानदेह होगी? जैसे कि खुद जरदारी साहब पंजाब में एक्टिव नजर आ रहे हैं, पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और PMLN का वोट बैंक जो है वो कितना मुतासिर होगा। पंजाब के हवाले से इस पर भी तबसरा करेंगे और साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI जो है उनको लेकर खुद राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऐलान कर दिया है जिसमें कल ये बात हो रही थी कि उनसे पूछगछ की गई है। 9 मई के सानेहात को लेकर, वाक़यात को लेकर सवालात किए गए हैं और अब 2 से 3 हफ्तों में वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। जैसे कि ख्याल किया जा रहा है कि चेयरमैन PTI का मुकदमा भी फौजी अदालतों में जाएगा, ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और क्या आने वाले दिनों में हम उनकी गिरफ्तारी या फिर नाअहली के हवाले से कोई खबर सुन रहे होंगे? 9 मई भी है और साथ ही साथ अलकादर ट्रस्ट का मामला जो है वो भी अपनी जगह पर कायम है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे पास जो पैनल है पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं हमारे, और उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सियासी तज्जिया, सियासी बसीरत क्या कहती है इन मौजूदा सर्कमस्टांसेस को लेकर आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर से इलेक्शंस और केयर टेकर के हवाले से जो इबाम पाया जाता है, जो मुख्तलिफ अफवाहें हैं कैपिटल में जो गर्दिश कर रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं लाहौर से, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज़रा बता दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब के इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ हैं या हारिस? जी, इरशाद आरिफ साहब से स्टार्ट करते हैं। इरशाद आरिफ साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहब का भी आपने साहिबा का जलसा सुना होगा जिसमें वो कह रही थी कि जी बिल्कुल ये फितना जो है ख़त्म हो गया है और अब हमें आगे मुल्क के फ्यूचर की बात करनी है, मुस्तकबिल की बात करनी है, मुल्क की तरक्की की बात करनी है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि चले, अगर PTI के तमाम लीडरान को लेकर तो जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी बना दी और गो के इस पे सवाल उठते हैं कि उनके कारकुन कौन से हैं, उनके वोटर कौन से हैं। आपको कितना लगता है कि PMLN जो है वो वाकई इस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेगी या इत्तेहाद कर लेगी, या उनका वाकई ज़ेली जमात के तौर पर जो एक तासुर है वो सही है, और अगर नहीं तो किस तरीके से? क्योंकि बहुत सारे चेहरे तो वो बैठे हुए हैं जो काबीना का हिस्सा है। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब वजूद में आ रही थी तो ये ख्याल था कि वो तहरीक इंसाफ की जगह लेगी, तहरीक इंसाफ का मुतबादिल होगी। ये सवाल उस वक्त भी उठ रहा था कि तहरीक इंसाफ का वो नैरेटिव लेकर चलेगी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को साथ लेकर चलेगी, या तहरीक इंसाफ के वोटर उसके साथ होंगे। लेकिन जब वो वजूद में आई है
तो अमलन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो टॉप लीडरशिप उसके साथ है ये वो सेंट्रल पंजाब की है या कराची की है। KPK से कोई अहम लोग उसके साथ नहीं हैं। इवन जनूबी पंजाब से जहाँ से ताल्लुक़ है जहांगीर तरीन साहब का, वहाँ से भी कोई अहम लोग उनके साथ नहीं आए। 2-4 जो लोग आए हैं वो 17 जुलाई का इलेक्शन हार चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल पंजाब में उसका मद्दे मुकाबिल जो है वो PTI से ज़्यादा मुझे तो मुस्लिम लीग नून लगती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपनी सीटें छोड़कर तो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगी, जहां उसका एक वोट बैंक भी है, उसकी सपोर्ट बेस भी है, जहां उसके इलेक्टेबल्स मौजूद हैं या असम्बली में मौजूद हैं या असम्बली में अगर नहीं भी हैं तो वो तैयारी कर चुके इलेक्शन लड़ने की, तो वो तो अपनी सीटें नहीं देंगे। और फिर 17 जुलाई का जो तजुर्बा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो किसी भी ऐसे शख्स को वोट देने के लिए तैयार नहीं है जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग से नहीं है और जो बाहर से आया है, खा वो किसी हालत में भी किसी सूरत में भी आया हो। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि जो आपने खुद बात की है कि जो एक वर्कर होता है किसी जमात के लिए, जो एक नज़रिए के साथ या किसी शख्सियत के साथ जुड़ा होता है, तो वो वर्कर भी हमें नज़र नहीं आ रहा। और मैं एक बात बताऊं कि ये वोटर जो है, जो लोग भी प्लानिंग करते हैं जमातें बनाने की और ग्रुप आगे करने की, उन्हें ये हरगिज़ हर सूरत में सोचना चाहिए कि वोटर इतनी जल्दी तब्दील नहीं होता। भुट्टो साहब का वोटर जो है ख़त्म होते होते उसको 40 साल लगे हैं और फिर जाके कहीं वो मिनिमाइज़ हुआ है। सिंध में आज भी वो जिंदा सलामत मौजूद है, भरपूर तरीके से वो अपना वजूद बनवा रहा है। तो अगर ये ख्याल है कि जिस तरह लीडर जो होता है कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर, वो एक दिन में अपना किबला तब्दील करता है, तो वोटर नहीं करता, वो एक रोमांस होता है। उस रोमांस को ख़त्म होने के लिए बड़ा अरसा दरकार होता है। तो इस वक्त जो मुकाबला होगा, जिस हालत में भी होगा पंजाब में, मैं समझता हूँ वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा। और जो इलेक्टेबल्स है, इसी वजह से आप देखेंगे कि जनूबी पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं उनका रुख जहांगीर तरीन के बजाय वो पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि जो वर्कर है वो पीपल्स पार्टी का तो मौजूद है, KPK भी जो गए हैं अभी तक वो पीपल्स पार्टी और जनूबी पंजाब से भी, KPK में भी लोग इसीलिए डटे हुए हैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। जो इलेक्टेबल्स की सियासत है जो कि हमेशा हर दौर में जिंदा रहती है, ये इलेक्टेबल्स की सियासत पे भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, पहले जरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो चेहरे जो PTI का हिस्सा थे, उनमें वो लोग जो 4 दिन पहले कहते रहे कि हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम तो सियासत छोड़ रहे हैं या फिर हम ब्रेक ले रहे हैं, वो ब्रेक 2 दिन भी नहीं चली, फौरन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए। कितना PTI का वोट बैंक इससे मुतासिर होगा, नंबर 1? और इस पार्टी के वजूद से पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, PMLN को होगा या किसी और जमात को? थैंक यू वेरी मच सादिया, इट्स प्लेजर टू बी इन योर शो। जी बिल्कुल, इस बात का तजिया बड़ा ज़रूरी है और इलेक्टेबल्स की आपने बात की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो 4 दिन पहले ये कह रहे थे कि हमें अगर आपने चेयरमैन PTI से अलहदा करना है तो आप हमारे सरों में गोलियाँ मार दीजिए, और बहुत सारे लोग रो रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने जिस तरह से हमारे वर्कर ने या हमारी पार्टी की लीडरशिप ने 9 मई को रियासत पाकिस्तान पे हमला किया है, उसके बाद हमारा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता और हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। कोई अपने बच्चों की बीमारी की बात कर रहे थे, ब्रेक ही रखते ना, कोई रोने की शक्लें बना रहे थे, कोई इतना लॉन्चिंग में भी मुंह छुपा रहे थे। हाँ जी, और कुछ मुंह छुपा रहे थे जो भाग रहे थे जी, और सब मुंह छुपा के बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने वो हनीमून जो था अपने नजरिए के साथ वो 4 दिन भी उसको सस्टेन ना रख सके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लेट मी से दिस थिंग कि ये लोग आए ही इसी तरह थे, ये लाए इसी तरह गए थे। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की जो एक हमारी रियासत ने एक हाइब्रिड प्लान बनाया था जिसमें जनरल बाजवा शामिल थे, जिसमें जनरल फैज़ हमीद शामिल थे, उससे पहले हमने देखा जनरल शुजा पाशा शामिल थे, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, और ये एक तरह से बाजू मरोड़ कर पूरी रियासत के इदारों को लाया गया था। ये जो एक हमारे यहाँ परसेप्शन डेवलप हुई कि
द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ये भी मेरा ख्याल है क्वेश्चनेबल है कि इसको सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी और ग्राउंड पॉपुलैरिटी में बड़ा फ़र्क होता है। जब आपको बहुत सारी जगहों से सपोर्ट मिल रही होती है और बहुत सारा आपके कल्ट को मैं आई वुड से कि उसको जब आपको प्रोजेक्शन मिल रही होती है तो फिर लोग मुतासर होते हैं। सारे लोग आपके सपोर्टर नहीं होते, लेकिन वो मौका देखकर आपके साथ चलते हैं। हमने देखा कि वो जिस तरह इकबाल ने कहा था कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। खान बड़े बड़े दावे किए थे, इतना वो ज़बरदस्त किस्म का बोलते थे ऊंची आवाज़ में कि बहुत सारे लोग उससे मुतासर हो गए, लेकिन हमने देखा कि ग्राउंड के ऊपर कुछ डिलीवर नहीं कर सके। चलिए कारकुन मुझे बताएं कि ठीक है, कारकुन और वोटर भी टूटा है, लीडरान तो चले गए वहां पे। कारकुन और लीडर, मैं यही एक्सेल आर्गुमेंट डेवलप करना चाह रहा हूँ कि वो लोग भी मुतासर हुए थे एक चीज़ से। अब जब रियासत पाकिस्तान ने ये बताया है कि इन्होंने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, यानी एक तरह से रियासत के ऊपर हमला किया है, तो पंजाब में बिलखसूस पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की रियासत के बयानिए के साथ एक बड़ी जुड़त होती है। और उसके ऊपर ये वक्ती जो पार्टी और कल्ट था और जो ज़रा ग्लैमर था, लोगों को, संजीदा लोगों को उस पर सोचना पड़ा। और मैं नहीं समझ, देखिए कराची में हम देखते हैं कि बानी एमकेएम जो थे वो एक वक्त था कि आधे घंटे के ऊपर वो पूरा कराची शहर, द कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसको वो बंद करा देते थे। लेकिन जब उन्होंने रियासत से टक्कर ली तो वो एक किस्सा पारीना बन गए। और मेरा ये ख्याल है कि अब पाकिस्तानी सियासत में एक किस्सा पारीना बन चुके हैं। इस हद तक तो कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यह है कि उनके जो फॉलोअर्स थे, एक तो कोर फॉलोअर, अगर इसको हम पॉलिटिकल साइंस के उसमें देखें तो 3-4 कैटेगरीज होती हैं आपके फॉलोअर्स की। एक वो लोग होते हैं जो बड़े डाई हार्ट अपने नजरिए के साथ, अगर कोई नजरिया होता है तो, फिर वो लोग होते हैं जो माइल्ड किस्म के आपकी तरफ मोटिवेट होते हैं, और फिर वो लोग होते हैं जो हालात देखते हैं, जो मौका देखते हैं और ये देखते हैं कि अब पॉसिबिलिटी कितनी है आगे आने की। अभी तक तो ज्यादातर ऐसे ही नजर आए, मेजॉरिटी ऐसे ही लोग थे कि जब उनको लग रहा था 2018 में पीटीआई की वेव चल पड़ी तो थी, सारे शामिल तो हो गए, सारे शामिल हो गए। और जब आपने देखा कि वो वेव खत्म हुई, वो खत्म हो वो सारे के सारे वहां से चले गए। तो तहरीक इस्तेकाम पार्टी की जब आपने बात की, मेरा नहीं ख्याल कि ये वो लोग थे जिनकी हलकों में कुछ थोड़ी बहुत सही थी। मसलन फवाद चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, कितने वोट ले लिए थे उन्होंने। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तरह अपनी पंजाब में वीकनेसेस के बावजूद 12 लाख नेशनल पार्टी है। और फिर मुख्तलिफ ये जमातों से रांदा दरगाह लोग थे जिनको इकट्ठा कर करके एक टोकरी में डाल के हवाले किया गया था, ये वहां चले गए। मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में वो पीएमएलएन के जेन्युइन सपोर्ट बेस को कोई डेंट डाल सकते हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपनी कैंपेन को, और बिलावल ने जिस तरह से अपना एक पोस्टर डेवलप किया इंटरनेशनली, अगर वो जनूबी पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में भी उन पॉकेट्स के ऊपर जहां पीपल्स पार्टी का कुछ वोट बैंक हो सकता है, वो एक रिवाइवल अपना कर सकते हैं। तहरीक इस्तेकाम पार्टी इतना ही कुछ कर सकती है जितना कोई और प्रेशर ग्रुप पंजाब में डेवलप हो सकता है। लब्बैक है, फलां है, फलां है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बड़ा। ठीक है, हारिस नवाज साहब, आपका बीसीपी में तज्जिया चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन जाने के बाद पंजाब में इलेक्शंस के दिनों में क्या सूरत हाल होगी? अगेन मैंने जैसे इंट्रो में भी ये बात की कि आपको वहाँ पे बैठे हुए कुछ मुशीर भी नज़र आते हैं जो इस कैबिनेट का हिस्सा हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन में यूजुअली हम यही देखते हैं कि आप हुकूमतों की परफॉर्मेंस पे, महंगाई पे, अवामी इशूज़ पे बात कर रहे होते थे, बट हैविंग दीज पीपल इन योर ओन पार्टी जो कि कैबिनेट का हिस्सा है, कैसे महंगाई या किसी और चीज़ पर आप तनकीद कर सकते हैं? तो फिर वाकई इनके पास वाहिद चारा जो है वो PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट का ही रह जाएगा। अभी जो नई पार्टी बनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप ये बताएं कि अभी ये अवाम को क्या कहेंगे? अभी रेज हुई है, इसमें इलेक्टेबल तो इतने ज़्यादा PTI में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वापस आए हैं, उनका वोट भी थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये किस बात पे वोट मांगेंगे? दे विल हैव टू वर्क अ लॉट। अपना मैनिफेस्टो क्या बनाते हैं, अपना स्लोगन क्या बनाते हैं, और फिर दे विल हैव टू वर्क विद PMLN। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हुकूमत बनेगी जो कि 3 महीने तो नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कम से कम 6 महीने तो लाएगी, गवर्नमेंट चाहेगी क्या मौत चलाएं, इसलिए डिजॉल्व होने के बाद भी कि दे हैव टू शो परफॉर्मेंस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। PMLN के पास सबसे बड़ा बैगेज ये है कि केयरटेकर, आप कह रहे हैं केयरटेकर सेटअप जो है वो एटलीस्ट 6 महीने, देखिए मैं सही समझूं, मैं दिस व्हाट के ये आई फील कि ये हुकूमत कोशिश चाहेगी, इसलिए कि वरना 3 अभी अगर कर देते हैं तो इनके पास ना परफॉर्मेंस है, ना डिलीवर किया है, 1.25 साल में कुछ भी नहीं किया, सवाए को गाल गलोच, चोर, तोशाखाना, तो मिला। आज भी मरियम नवाज यही बात कर रही थी, शी हैज़ टू कम इन द नाउ जलसा एंड से कि जी हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या किया है और क्या करेंगे, ये बात है।
लाइकवाइज इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, इनके पास तो भी कुछ भी नहीं है। वहाँ से लोग आ गए हैं, बट देन लोग इनसे नाराज होंगे, इनकी वैल्यू कम हो गई, वोट बैंक कम इसलिए हो गया है कि जाहिर है कि वो इस वजह से कम हो गया कि ये जो ही उधर से आए तो लोग इनसे नाराज भी होंगे, और वो जाहिर है कि दे विल से जी आपके पास आप पार्टी छोड़ के चले गए डिफिकल्ट टाइम में, आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नहीं है, वो भी है। सो इसलिए ये 3 महीने तो इवन पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी को भी चाहिए 6 महीने चाहिए होंगे। सो ये मिलकर जोर लगाएंगे किसी तरीके से कि ये इलेक्शन मार्च अप्रैल में चले जाएं, ताकि 6 महीने में ये पार्टी मुस्तहकम हो जाए, वो पार्टी डिलीवर कर ले बजट के बाद। एक तो ये है। सेकंड ये कि कंपटीशन पंजाब में होना है। पंजाब में इसलिए होना है कि PMLN नंबर 1, PMLQ नंबर 2, पीपल पार्टी नंबर 3, देन पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी एंड रेमिनेंट्स ऑफ PTI। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आता है PTI चेयरमैन का कि वो कैसे री-स्ट्रेटेजाइज करते हैं, कैसे इसको रीविजिट करते हैं, और पार्टी को क्या वो अभी संभाल सकते हैं या अपने रिजिड एटीट्यूड की वजह से, वो अना की वजह से, ईगो की वजह से पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दें। नाउ इज द टाइम। अभी भी लोग बैठे हुए PTI में वेट कर रहे हैं। बट ठीक है, मुझे हारिस नवाज साहब इसमें ये भी ज़रा ज़िमनी सवाल करने की मुझे इजाज़त दें कि चेयरमैन PTI आपने कहा कि वो संभाल सकते हैं या आगे लेकर जा सकते हैं। ये तब तक बहुत सारे लोगों का जो तज्जिया आता है कि जैसे अभी राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि 2 से 3 हफ्तों में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप देख रहे होंगे। फिर अल-कादिर ट्रस्ट में भी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं, उनकी या 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग में उनकी गिरफ्तारी का मामला हो या डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो। तो यही चेयरमैन PTI रन कर रहे होंगे या शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी? एग्जैक्टली आपकी जो बात है मैं वही कहने लगा था कि देन ही विल हैव टू डिसाइड कि क्या उन्होंने केसेस फेस करने हैं, अपनी लीगल टीम को लेना है, और फॉर द टाइमिंग शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जब पहले भी उन्होंने अपने जानशीन बनाया हुआ है कि जी आप इस पार्टी को संभालें, मैं अपने आप को क्लियर करता हूँ, देन आई फॉर्म बैक ड्यू एंड ही विल अनाउंस टू द वोटर्स कि मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि जी ये आप शाह महमूद कुरैशी पार्टी हेड हैं और अभी अपनी नई टीम बना रहे हैं, आप सब ने इनको वोट देने, क्योंकि नजरियाती वोटर में भी अभी भी इंटैक्ट होगा टिल द टाइम ही डिसाइड समथिंग। और फिर विक्टिम कार्ड भी ये खेलेंगे जिसके ऊपर रहेगी मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, वीलॉक करते रहेंगे। जैसे नवाज शरीफ भी तो बाहर बैठे हुए हैं, पार्टी चला रहे थे, इवन गो टू द जेल, ही विल कीप पार्टी एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ पार्टी। सो ये बड़ी एक डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। ये मुल्क के लिए जो है ये ठीक नहीं इसलिए है कि आपको हम ऑलवेज भी वांट कि पार्टी में इस वक्त पाकिस्तान में कोई सिंपल मेजॉरिटी की पार्टी आनी चाहिए। इट शुड नॉट बी हंग पार्टी। सिंपल पार्टी आएगी तो पाकिस्तान को 5 साल में इस मुश्किल से निकालेगी जो भी हम गुस्से में है। अगर आई हम पार्टी तो वही होगा, क्या होगा जी, ब्लैकमेल। ठीक है, 80 मिनिस्टर। अच्छा आपने ठीक है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की कि विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करते रहेंगे। ऑब्वियसली ये होता है, सियासी जमातों की तरफ से किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो विक्टिम कार्ड प्ले हो रहा है इरशाद आरिफ साहब, वो बात जो है वो बहुत आगे चली गई, वो पाकिस्तान की हद तक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग लॉबिस्ट हमने देखे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर ये काम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं चाचे मामे बने हुए, और उसमें सर फहरिस्त ज़ल्मे खलील ज़ादा है जिन्होंने आज फिर से एक ट्वीट करके काफ़ी ऐसी बातें की हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा था आर्मी चीफ के हवाले से काफ़ी हर्जा सराई की थी। कोसों दूर एक शख्स बैठा हुआ है जिसकी सारी ज़िंदगी उसने काम ही ये किया है, लॉबिंग, पैसे लेके, साथ ही साथ इराक और अफगानिस्तान के हवाले से जो काम वो करता रहा है, फिर अपने मुल्क के लोग उसके हवाले से क्या बात करते हैं वो उसको नज़र नहीं आया। बेड़ा गर्क कर दिया उसने अफगानिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी आजकल उसको फिक्र है। इरशाद आरिफ साहब क्यों? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद टाइप जो किरदार होते हैं ना जी, वो तो मौका की तलाश में होते हैं। पाकिस्तान से उनका बोझ जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान के बारे में उसकी कभी भी राय अच्छी नहीं रही। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में या बाद में भी वो हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ ही उसका नुक्ता नज़र होता था और अब भी होगा। लेकिन जब उसको मौका मिल रहा है कि सिचुएशन से फ़ायदा उठाए तो वो बिल्कुल उठाएगा। उसके जो हालात हमारे यहाँ हैं वो तो उसके पैदा करदा नहीं है ना, वो उससे फ़ायदा सिर्फ ज़ल्मे खलीलज़ाद नहीं उठाएगा, उससे बहुत सारे और लोग भी, इंडिया भी सब फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन
दूसरा पहलू इसका ये है कि जो इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया भर में जो सेंसिटिविटीज़ पाई जाती है, उसका भी हमें, हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को एहसास होना चाहिए और उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि कहीं हम उस सेंसिटिविटी को टच तो नहीं कर रहे। एक बात। दूसरा पहलू उसका ये है कि जो बात हारिस नवाज साहब कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, जब अमेरिका की तरफ से ये जब इंसानी हुकूक की बात होती है, जो ज़ल्मे खलीलजाद ग्वांटानामो बे पे आज तक नहीं बोला, कभी वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं नजर आए, तो थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, मैं तो उसका कह रहा हूँ मरदूद शख्स है, वो तो पाकिस्तान मुखालिफ है, दुश्मन है, मैं तो कोई उसकी तायद तो नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि क्या स्पेशल जो है उसको हमारे दुश्मन इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। हुकूक की खिलाफ वर्जी वाला मामला, तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बात जब अमेरिका करता है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि वहां तो खुद सरे फहरिस्त है वो। नहीं, अजीब नहीं लगता, नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि जब हम किशकोल लेके खड़े होते हैं किसी के पास, तो वो उसको उसकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। अगर तो हम चीन हों तो हम फिर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, अगर हम भिखारी हूं कि IMF से हमने हर सूरत में लेना है, प्लान लेना है और ब्लिंकन की उससे रिक्वेस्ट करनी है, अमेरिका से रिक्वेस्ट करनी है, तो फिर बात और हो जाती है। लेकिन इसके दूसरी जो पहलू में बात कर रहा था वो ये था कि ये जो रोमांस होता है, देखिए जनरल ज़ियाउल हक 11 साल हुकूमत की, और वो ऐसी हुकूमत नहीं थी जो इस वक्त हुकूमत हो रही है कि जिस हुकूमत के नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। 11 साल की आमरीत के बावजूद 11 साल तक परफॉर्मेंस भी थी, उसमें डिलीवरी भी थी, लेकिन चूंकि वो आमिर था तो 11 साल के बाद भी जब इलेक्शन हुए थे तो रिज़ल्ट आपके सामने हैं। तो इसलिए ये तो अभी 3 महीने 6 महीने के, मैं कहता हूँ साल के बाद भी आप इलेक्शन कराएंगे, तो ये इस्तेकाम पार्टी, ये PDM जो हैं, अगर अवाम को आपने मौका दे दिया इलेक्शन में वोट डालने का, या तो ये करें कि किसी को आने ही ना दें, आने का दे दिया तो फिर आपको रिज़ल्ट जो हैं वो मैं गैर मुतवक्के नहीं कह रहा हूँ, मुतवक्के रिज़ल्ट का ख्याल रखना चाहिए, मुतवक्के रिज़ल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए ये जो तजर्बा हो रहा है ये नहीं तजर्बा। अगर मुकाबला करना है इलेक्शन में तो फिर नवाज शरीफ साहब ही आके अगर वो आ जाते हैं, वो कंपेन करते हैं, तो कुछ दाल दलिया मुस्लिम लीग नून कर पाएगी, वरना बिलावल के बस की बात नहीं है, जहांगीर 3 के बस की बात नहीं है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। किसी को आप नाअहल कर दें, किसी को आप जेल में डाल दें, किसी पर आप किस किस्म का केस चला लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का जो 17 जुलाई के रिज़ल्ट हैं उनको आप मद्देनज़र रखते हुए प्लान करें इलेक्शन का। 6 महीने के बाद कराने हैं, साल के बाद कराने हैं, रिजल्ट यही होंगे। अभी काफ़ी टाइम है, मैं इसको कह लें, चलें खबर दे देती हूँ कि शायद आपको बड़ी जल्दी ईद के बाद उनकी वापसी भी होते हुए दिखाई दे रही हो। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़ल्मे खलीलजाद के हवाले से, जो मुतवातिर कुछ ऐसे बयानात देते चले आ रहे हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि वो और उनके साथ के और बहुत सारे लोग जो बाहर बैठकर इस वक्त एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, कहीं वो इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियों की आड़ में इस पर बात की जाती है, कहीं डायरेक्टली आर्मी चीफ का वो नाम लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अभी भी अगर हम देखें
तो ज़ल्मे खलीलजाद, जिनके हवाले से मशहूर है कि वो खुद एक CIA एसेट है, उनके साथ और सारे लोग जो कि इस वक्त चेयरमैन PTI के हक में बयानात दे रहे हैं और ख़ुद उनकी ऑडियो सामने आ चुकी हैं। एक तो वो कांग्रेस वुमन से बात करते हुए उनकी ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो मदद मांग रहे थे। तो प्रोफेसर साहब, ये हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक कई सारे लोगों को समझ में नहीं आती कि अमेरिका जिन्होंने आपको निकाला, जिनके हवाले से आपने एक पूरी कैंपेन चलाई, अब वो अमेरिका या उनके कुछ लोग जो कि आपके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, वो यकायक कैसे इनके हक में बयानात देने लग गए? देखिए, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड में ना इस तरह जो सिपाही एजेंसीज काम करती हैं वो डबल उनके पैटर्न्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जमाल अब्दुल नासिर की बात है कि वो अमेरिका के और CIA के ख़िलाफ़ बड़ी तकरीरें करते थे। बहुत अरसे के बाद लोगों को पता चला कि वो तो CIA की लिखी हुई तकरीरें होती थी। तो इसी तरह ने ये जो प्लेइंग टू द गैलरीज किया था जब उनकी हुकूमत निकली, उनकी हुकूमत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनली एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ख़त्म हुई थी। पार्लियामेंट के अंदर वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर सके थे, उनके इत्तेहादी उनको छोड़ गए थे, उनके तकब्बर, उनके गुरूर, उनकी फेलियर ऑफ जो है ना वो गवर्नेंस की वजह से। लेकिन उन्होंने उसको मनूवर करके एक जो ना जेब से रुक्का निकाल के उसको लहराया और बड़ा वो ड्रामाटाइज किया उसको, और उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ अमेरिका है। और फिर उसके बाद वो कहना शुरू हुए कि हम हकीकी आज़ादी लेंगे, यानी हकीकी आज़ादी वो अमेरिका की तरफ रेफर कर रहे थे, साम्राज्य की तरफ रेफर कर रहे थे। और फिर वो कह रहे थे कि जी ये PDM की जो हुकूमत है ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड वो इस तनाजुर में कहते थे कि इसको किसी अमेरिका ने इसको इंस्टॉल किया, और फिर हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने कहते थे हाँ, लोगों की तवज्जो उधर करके वो उन बेचारों मासूम बच्चों के साथ जिनको इतना ज्यादा उन्होंने जज्बाती किया कि फिर उन्होंने रियासत के इदारों पर हमला शुरू कर दिया, उन बच्चों को वो मुतासर कर रहे थे कि देखे मैं इतना बड़ा लीडर। अब सादिया, आप जान सकती हैं कि पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो का ये नैरेटिव था कि CIA ने उसके खिलाफ साजिश की है। हम कुछ लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि उसमें पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी, उसने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की, दुनिया भर के मुसलमानों को तेल को बतौर एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करने की बात की, चीन से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप किया, चीन से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफर की। तो कोई बात समझ आती है कि CIA अब मैं कट्टे दूंगा, मैं बच्चे दूंगा, मैं मुर्गियां दूंगा, मैं अंडे दूंगा, मैं लेटरीन के बाहर नंबर लिखवाऊंगा, मैं ये करूं, इस बात पे अमेरिका को क्या तकलीफ थी कि वो के खिलाफ होता? वो कौन सी ऐसी खिदमत है? ठीक है, मैं उसी जो तरफ समझने की बात ये है, जो मैं जिसकी तरफ इशारा करी थी कि ठीक है हम कोई गुलाम है जैसे हमने नैरेटिव देखे, एब्सोल्युटली नॉट। हम तो खैर खुद कहते थे वो आपने यूथ को उस काम पे लगा दिया, वो गाड़ियों मोटरसाइकिलों के पीछे लगा के वो घूम रहे थे स्लोगन्स। फिर यकायक आपने अमेरिका से मदद मांगना शुरू कर दी। अब ये जो ज़ल्मे खलीलजाद खुद नॉन CIA एसेट की हुकूमत का खात्मा होता है, उसके 1 महीने के बाद ठीक उसकी यहाँ पे मुलाकात होती है, एक तवील खुफिया मुलाकात होती है, जो कि बाद में पता चला ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई। अब क्या मैसेज, क्या फवाद चौधरी जो कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली मुलाकातें अमेरिकन एम्बेसी का विजिट करते थे, उनके घर में वॉशरूम के स्लीपर्स में वो खड़े होते थे, इतनी अचानक वहाँ मुलाकात हो जाती थी। ये देखिए, लोगों को बेवकूफ़ अब नहीं बनाया जा सकता। कौम ये बात जान यही है कि ये तमाम जो स्लोगन्स थे, ये जो तमाम नारे थे, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो जो प्लेइंग टू द गैलरीज, एक पॉपुलर सपोर्ट मनूवर करने के लिए। हकीकत बात यह है कि अमेरिका के अंदर ने बाकायदा बहुत हैवी फंडिंग के साथ ऐसी फर्म्स हायर की हुई हैं जो उनकी इमेज बिल्डिंग कर रही हैं अमेरिकन हुकूमत के यहाँ। और फिर देखें ना, जिस तरह इरशाद आरिफ साहब ने फरमाया था, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे मुल्क के, कि कन्वर्जेंस जब इंटरेस्ट जब आपका होता है, जब ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, आपके मफादात का जब कन्वर्जेंस होता है तो फिर लोग सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर 3 साल तक, 3.5 साल तक, 3.25 साल की हुकूमत रही, CPEC का क्या हशर हुआ? पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा था वो। हमारे साथ जो चीन के रिलेशन है, हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, और हिस्टोरिकली पाकिस्तान की तारीख में चीन ने जो कुछ हमें सपोर्ट किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका ने या किसी दुनिया के और मुल्क ने सिवाय रूस के हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। चीन ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो पाकिस्तान 1971 में एक गोली उसकी खत्म हो जाए टैंक की, तो उसके पास गोली नहीं थी, अब वो JF थंडर बना के दुनिया को बेच रहा है। तो उस चीन के, उस CPEC के जो पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर डेवलप हो रहा था, उसको क्रश किया, उसको खत्म किया। मुख्तलिफ बयानात इमरान, वो सारे लोग पता नहीं कहां चले गए, वो रज़ाक दाऊद साहब कहां है, वो जो शहबाज गिल, फलां फलां फलां, वो खुदा जाने कहां से आए थे, कहां से प्लांट हुए थे, और वो सारे लोग अपना बिस्तरा बोरिया गोल करके इस मुल्क की मईशत का भट्टा बना के चले गए। वो जो लोग अमेरिका के अंदर उन्होंने ये फर्म्स हायर की हुई हैं, एक और पैसे लेके काम करते हैं। ज़ल्मे खलीलजाद का भी कजाकिस्तान में ऑयल इंडस्ट्री के लिए आपके सामने है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस तरीके से वो पैसे लेके उनके लिए
काम किया करते थे। मेरा ये ख्याल है, हारिस तवास साहब मुकम्मल कीजिए जी। मेरा ये ख्याल है कि ज़ल्मे खलीलजाद भी हायर किया हुआ है जी, यहाँ से भी और वहां से भी, और भी बड़े लोग हैं वैसे लिस्ट में, और भी काफी नाम है। ये सरे फहरिस्त से आजकल से ज्यादा बात करें। हारिस तवास साहब ये फरमाइएगा, मैं वापस उस पे आना चाहती हूँ जिस पे मैं हमेशा से बहुत बात करना चाहती हूँ और करती भी आई हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके आगे बेबस है, क्योंकि अब जिस भी सियासतदान से मिलेंगे जो एक नज़रिए के साथ अपनी पार्टी के से मुंसलिक हो, लीडरशिप से मुंसलिक हो, जो लॉयलिस्ट होते हैं पार्टी के, वो साइडलाइन कर दिए जाते हैं। और पीटीआई के अंदर भी ऐसा हुआ। फिर ऐसे लोगों को मौका मिलता है जो इलेक्टेबल्स हैं, जो हर दौर में हर किसी के साथ होते हैं। जब एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुंच रहा होता है तो तब तक सब ठीक है, जब नुकसान होता है तो इसके खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो आपको शायद नजर आए पीपल्स पार्टी में या पीएमएलएन में, तो ऐसे लोगों को हर दौर में क्यों विद ओपन आर्म्स एम्ब्रेस किया जा रहा होता है? अब मुझे याद है जब पीटीआई में लोग जा रहे थे तो ये लोग बैठ के कानून साजी की बात करते थे कि कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को दूसरी जमात में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब वो सब भूल गए। जब पीटीआई बनी तो यही प्रॉब्लम थी, वो कहते थे हमारे पास इलेक्टेबल्स नहीं है, हम इलेक्शन ही जीतते हैं, तो इन्होंने भरमार कर दी इलेक्टेबल्स लाने की। ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो पीएमएलएन में भी रहे थे, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी में थे, फिर उसके बाद पीटीआई में आए और अब इसके बाद वो दूसरी पार्टी में चले गए। सो नाउ आई थिंक एक अवेयरनेस लोगों में आ गई है कि दे डोंट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ पीपल एंड दे वांट कि जिनका कोई नज़रिया हो, नज़रिए की सियासत करें और वो एक पार्टी से मुंसलिक, जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की बात की जाती है। एक तो ये अब ख़त्म होता जा रहा है और मेरे ख्याल में इस दफ़ा आप देखेंगे कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो ये जो अपने वोट बैंक लाएंगे वो 5-6-7 हज़ार होंगे जो अपने प्रोविंशियल से या नेशनल असम्बली नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी से लाएंगे। एक तो ये होगा। सेकंड, ये जो मैं ज़ल्मे खलीलजाद की बात साथ ही देखें, ही इज अ लॉबिस्ट, ही इज अ कंसल्टेंट, ये पैसे लेता है कंसल्टेंट की, कोई वैल्यू नहीं है इसको। अमेरिकन बिल्कुल के इनकी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इसको। आपने बात बिल्कुल ठीक गुलदाने में वो की बात कर लें, अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट वुमेंस की बात करें, कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जो कुछ हो रहा है ये ही इज नॉट कंसर्न, ही इज कंसर्न इसको पेमेंट हो, पैसे दें और उसके बाद जब काम खत्म तो पैसा खत्म, ये चला जाएगा। तो इसकी इससे ज़्यादा कहीं कोई वैल्यू नहीं है, ना पाकिस्तान में इसकी कोई बात समझता है। आई थिंक ये वहाँ की जो इनकी पीडी की टीम और पैसे इकट्ठे करके उसको पैसे देती हैं, ये बोलता है जो पैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है चुप कर जाता है। अब सियासत में बात ये है कि इस वक्त देखना ये बड़ा ज़रूरी है कि पीएमएलएन परफॉर्मेंस दिखाए, सबसे ज़रूरत है इस वक्त कि आप परफॉर्मेंस दिखाएं अगर आपने इलेक्शन में आने अगले साल। और मेरे ख्याल में इत्तेहादीन की पार्टी जो होगी, आई एम श्योर कि वो, मुझे जो लगता है कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, सो दे विल हैव टू इमीडिएट डू समथिंग। क्या ये 3 महीने में कुछ कर सकेंगे और दे नीड 6 मंथ? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है जो मैं बार बार कहता हूँ कि असेंबली से डिजॉल्व हो जाएंगी अगस्त में, देन अक्टूबर नवंबर, अगर ये 1-2 दिन पहले असेंबली डिजॉल्व करते हैं 3 महीने मिल जाएंगे, 90 डेज तक नवंबर में चले जाएंगे और 3 महीने अगर और आप, आई डोंट नो क्या कानूनी तरीका है, असेंबली 3 महीने और दे सकती है, असेंबली तो चली गई होगी तो 6 महीने। तो ये टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम पाकिस्तान के लिए। आई विश कि अवाम की मैंडेटेड गवर्नमेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ आए ताकि वो कुछ अवाम के लिए विदाउट ब्लैकमेलिंग काम कर। सही है, यानी ये अब इन चीज़ों से भी आगे निकलने बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई कि वो चले पीटीआई ख़त्म हो गई, लोग चले गए, ये ख़त्म हो गया। अभी जैसे पहले वो मरियम साहब अभी कही थी कि जी फितना ख़त्म, ये ख़त्म, अब मुल्क की तरक्की की बात करते हैं उन्होंने कहा, तो डेफिनेटली फिर उस पर बात होनी चाहिए। अब किस डगर पे आप मुल्क को डाल रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। लास्ट कमेंट में इरशाद आरिफ साहब आपसे इसी चीज़ पे चाहूँगी, और साथ ही साथ ये इलेक्शंस के हवाले से अब आपके पास भी ज़ाहिर है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई इत्तलात होंगी। पहले कहा जाता था कि शायद इलेक्शंस हो ही ना, आपको लगता है कि अभी जो कुछ अफवाहें हैं कि शायद अब इलेक्शंस करवा दिए जाएं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो आपने मुतवक्के रिजल्ट्स की बात की थी अब वो समझ आना शुरू हो गए कि किस तरीके से खुद ही 9 मई को अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा गया? अच्छा देखें, इलेक्शन तो मुझे नज़र आ रहे हैं कि अब इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि मुस्बत नतायज आएंगे जो ज़िया-उल हक कहा करते थे। लेकिन मैं एक चीज़ जो चीन के हवाले से बताना चाहता हूँ कि चीन को इस हवाले से खासी परेशानी है कि अगर पाकिस्तान की अगली हुकूमत भी उसी तरह की हुकूमत हुई जिस तरह की हुकूमत थी
और हंग पार्लियामेंट वजूद में आई तो वो सी पैक फिर आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि वो किसी दबाव का मुकाबला नहीं कर पाएगी, खा वो बिलावल की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की हो या मरियम साहबा की हो। और दूसरा ये है कि अगर कमज़ोर हुकूमत हुई तो इस खित्ते में जो एक नई चेंजेस आ रही हैं उसमें भी उस हुकूमत का, कमज़ोर हुकूमत का कोई किरदार नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जिसकी भी हुकूमत आए, एक तो आवाम की नुमाइंदा हो और दूसरे वो मजबूत हुकूमत हो। हंग पार्लियामेंट की कोई कोशिश जो है वो मुल्क के मफाद में नहीं हो, ताकि आपके ताकि आपके जो मुल्क की मफाद के प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सके। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, इरशाद आरिफ साहब आपका और हारिस नवाज साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।